तरीख में बेशुमार जंगजुओं का जिक्र मिलता है जिन्होंने मुल्क पर मुल्क फतह किए, लेकिन इस जैसा कोई और ना था। इसमें बहादुरी के ऐसे जौहर थे कि कई हज़ार साल गुजरने के बाद भी इसे बुलाया ना जा सका। मैं हूं मोहसिन अली। जागो और देखो मिनी सीरीज़ में आगे क्या हुआ, हम आपको ये सब कुछ बताएंगे। मशहूर यूनानी सिकंदर आज़म ने अपना कोई जानशीन मुकर्रर ना किया था। 323 कबल मसीह में इसके इंतकाल के फौरी बाद यूनानियों के दरमियान इक़्तिदार की रस्साकशी शुरू हो गई। इस कशमकश में सिकंदर की माँ, बीवियाँ और बच्चे मारे गए और इसकी वसी अर्ज़ो सल्तनत के नाअहल जर्नैलों में तकसीम हो गई। सिकंदर का चूँकि जवानी में महज 26 साल की उम्र में इंतकाल हुआ और वो मरते दम तक नाकाबिल शिकस्त रहा, इसने ये क़यास आराई की जाती है कि अगर वो चंद साल और ज़िंदा रहता तो मगरिब यूरोप की तारीख मुख्तलिफ होती। गालिब इम्कान था कि ईरान की फतह के बाद सिकंदर का अगला निशाना रूमी जमहूरिया था। ताहम यूनानियों में सिकंदर का कोई वारिस ना पैदा हुआ जो इसकी वसी सल्तनत को मुतहद रखता। यूँ अगले 150 साल में यूनानियों जो इनके मगरबी हमसाए थे, सिकंदर की वफ़ात के बाद रूमियों ने नाअहल यूनानी हुक्मरानों की आपस की चपकलश का भरपूर फ़ायदा उठाया। रोमी जमहूरिया का क़याम 509 कबल मसीह में दाखिल हुआ था। रोमी कौम यूनानियों के मुकाबले में मुतहद्दन से कहीं दूर थी, लेकिन तिजारत में इनका कोई सानी ना था। वो अपने कारोबार को ऐसे ढंग से करना जानते थे कि वो हर दम फूलता फैलता रहता। रोमियों ने तिजारत के नाम पर यूनानियों के साथ वही कुछ किया जो हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगलिया हुकूमत के साथ किया था। आहिस्ता आहिस्ता यूनान और बल्गान के वसी इलाके के ज़ेर निगरान आ गए। इब्तदा में रोम की हुकूमत बादशाहों के पास थी, ताहम यूनान समेत करीब ज्वार के इलाके पर इक़्तिदार कायम होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता बादशाही की अमलदारी ख़त्म होती गई और असल इख्तियारात मजलिस कानून साज के पास मुंतकिल हो गए, जिसमें रूमी शरफा की अक्सरियत थी। दरअसल यह अशरफिया की मजलिस दौलतमंद ताजरों और इनके नुमाइंदों पर मुश्तमिल थी, जिनका वाहिद मकसद लूट खसूट के सिवा और कुछ ना था। बज़ाहिर तो रोम एक जमहूरिया था, लेकिन हकीकत में यही अशरफिया स्याह सफ़ेद के मालिक थे। आम रूमी बाशिंदे 2 वक्त की रोटी को तरसते थे, तो फ़ौजियों की हालत भी नाकाबिल रहम थी। वो जमहूरिया के लिए दूर दराज के इलाके में लड़ते और जब जंग से वापस आते तो पता चलता कि इनकी मलकियती ज़मीन छिन गई है। फ़ौज में फैली हुई बददिली का फ़ायदा रूमी जमहूरिया के मकामी गवर्नरों ने उठाया। देखते ही देखते वो मुतलके अनान हुक्मरान बन बैठे। दौलत और इलाके की हवस ने मुल्क के तवीलो अर्ज़ में खाना जंगियों को फ़रोग़ दिया। मजलिस कानून साज ने रूमी बादशाह को हातर में ना ला छोड़ा था, यहाँ तक कि मरकज़ी हुकूमत की अमल दरामदी शहर रोम तक सिमट कर रह गई थी। मुमलिकत के आमो गरीब शहरी हुकूमत से मायूस हो गए और वो किसी ऐसे मसीहा की राह देखने लगे जो इनकी अजीम मुमलिकत को दोबारा इस्तेहकाम और खुशहाली की राह पर डाल सके। यही वो पस मंज़र था जिसमें गाइस जूलियस सीज़र का नाम उभर कर सामने आया। सीज़र 12 जुलाई 100 में इटली के मौजूदा दारुल हुकूमत रोम में पैदा हुआ। इसका तल्लक रोम के तबक़े अमरा से तल्लक रखने वाले सियासी ख़ानदान से था। जैसा कि हमने लिखा कि जूलियस सीज़र ने लड़कपन का ज़माना रोम के लिए शदीद सियासी इब्तिदा का ज़माना था। रोमियों ने दूसरी पोंग वार में ट्यूनस की रियासत को शिकस्त देने के बाद एक वसी रोम सल्तनत रोम बहुत अमीर हो गए। ताहम तवील लड़ाइयों की वजह से रोम का मुआशरती और माशी ढांचा बिखर गया। खजाना भरने के लिए अवाम पर टैक्सों का बोझ डाला गया और बेशुमार किसानों को इनकी ज़मीनों से बेदखल किया गया, जिसकी वजह से बेरोज़गारी आम हो गई और सियासी बदउवानी अपनी इंतहा को पहुँच गई। सियासतदान, सिपह सलार और फितना अंगेज़ पादरी इक़्तिदार के लालच में बाहम दस्तों गिरबां थे, जबकि बहरे रोम का तमाम इलाका रोमियों की बद इंतज़ामी का शिकार था। ये बात वाज़ेह महसूस की जा सकती थी कि रूमी मजलिस कानून साज जैसे इब्तिदा में रोम के शहर का इंतज़ाम संभालने के लिए कायम किया गया था, एक अजीम सल्तनत के इंतज़ामी अमूर चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी थी। गोया
عام رومی شہری اب بھی نظام حکومت کو جمہوری انداز میں چلانے کے حق میں تھے، لیکن امرا میں جولیس سیزر وہ پہلا شخص تھا جس نے محسوس کیا کہ اب روم کے لیے جمہوری حکومت کی وقت نہیں رہی۔ سیزر نے اچھی اور بہترین تعلیم و تربیت حاصل کی تھی اور جوانی ہی میں سیاسی میدان میں قدم رکھ دیا تھا۔ وہ مملکت کے کلیدی عہدوں پر فائز رہا تھا اور اب اس کی نظر روم کی بادشاہیت پر تھی۔ تاہم وہ جانتا تھا کہ محض روم کا اقتدار حاصل کر کے ملک کو سیاسی اور معاشی استقلال کی راہ پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ مجلس قانون ساز تھی۔ سیزر کے نزدیک اسے عام رومی شہری کا اعتماد جیتنے کے لیے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دینا تھا۔ در حقیقت وہ اسکندر اعظم سے متاثر تھا، اس سے بڑھ کر فتح عالم بنانا چاہتا تھا۔ اسے جولیس سیزر 58 قبل مسیح میں روم کے زیر کنٹرول 3 صوبوں کو جولیس سیزر کی خوش قسمتی ہی کہا جا سکتا ہے کہ اسے 58 قبل مسیح میں روم کے زیر کنٹرول 3 صوبوں کیسلپائن، گال شمالی اٹلی، ایلرکم موجودہ یوگوسلاوا اور گال جنوبی فرانس کا گورنر مقرر کیا گیا۔ مجلس قانون ساز کی طرف سے کیے گئے اس تقریر کی بظاہر وجہ جولیس سیزر کی لیاقت اور ذہانت تھی، جسے امرا کا باقاعدہ اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا تھا۔ یوں مجلس قانون ساز نے سیزر کو گورنری کی آڑ میں شہر اقتدار سے باہر نکالا۔ جولیس سیزر وقت ضائع کیے بغیر شمالی اٹلی روانہ ہو گیا۔ اس وقت اس کی کمان میں 20,000 سپاہیوں پر مشتمل 4 رومی دستے تھے۔ سیزر نے اپنے قابل اعتماد ساتھی، جن میں مارکوس جینس بروٹس سب سے نمایاں تھے، مشاورت کی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے مغرب یورپ کو فتح کرنے کے لیے پیش قدمی شروع کر دینی چاہیے۔ اس نے 57 قبل مسیح میں اپنی قلیل فوج کے ساتھ یورپ کو فتح کرنے کی مہم کا آغاز کیا۔ اس کی فوجوں نے شمالی مغرب کی طرف پیش قدمی جاری رکھی اور یہاں تک کہ 51 تک جولیس سیزر نے فرانس، بیلجیم، ہائی لینڈ، جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کے علاقوں کو فتح کر کے رومن سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ اس نے برطانیہ کو فتح کرنے کے لیے بھی 2 بار مہم جوئی کی، لیکن اسے کامیابی نہ ہو سکی۔ مغربی یورپ کی فتح نے جولیس سیزر کو، جو پہلے ہی ایک سرکردہ شخصیت تھا، روم واپسی پر ایک ہیرو بنا دیا۔ وہ پہلے سے زیادہ مقبول اور طاقتور ہو گیا۔ روم پر برسر اقتدار مجلس قانون ساز کے اکثر ارکان کو سیزر کی یہ کامیابی ہضم نہ ہوئی۔ در حقیقت مجلس قانون ساز کو سیزر کی صورت میں اپنے اقتدار کے لیے ایک مستقل خطرہ دکھائی دینے لگا۔ مجلس قانون ساز نے جولیس سیزر کو اس کے فوجی عہدے کے بغیر ایک عام شہری کی حیثیت سے روم آنے کا حکم دیا۔ ادھر سیزر کو اپنے خلاف ہونے والی سازشوں کی خبر مل چکی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ اگر وہ فوج کے بغیر روم میں داخل ہوا تو مخالفین اسے گرفتار کر لیں گے۔ جولیس سیزر 11 جنوری 49 میں اپنے دستوں کے ساتھ روم میں داخل ہوا۔ سیزر کے اس قدم کو اس کی سرکشی مانتے ہوئے مجلس کی فوجیوں نے اس کے خلاف فوجی کارروائی کا حکم دے دیا۔ دونوں فریقین کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، جس میں بالآخر فتح جولیس سیزر کی ہوئی۔ اب سیزر سمجھ گیا کہ رومی فعال اور روشن خیال متعلق حکمران کی ضرورت تھی، وہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ادھر روم کی مجلس قانون ساز نے بھی اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے سیزر کو مملکت کا نیا بادشاہ بنانا منظور کر لیا۔ تاہم سیزر نے مجلس کی طرف سے باقاعدہ تحت نشینی کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے ایک آمر کی طرح روم پر حکومت کا آغاز کر دیا۔ البتہ اس نے مجلس قانون ساز کے اختیارات کو محدود کر کے اس ارادے کی حیثیت کو برقرار رکھا۔ سیزر نے اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی بروٹس کروم کی عدالت کا چیف جسٹس اور مجلس قانون ساز کا سربراہ مقرر کیا۔ شاید یہی جولیس سیزر کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ رومی مجلس میں ابھی بھی سازشی عناصر موجود تھے، جنہیں اس کی بادشاہیت ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ 7 مارچ 45 قبل مسیح میں اسپین میں منڈا کے مقام پر جولیس سیزر نے اسپانوی فوج کو شکست دے کر اسپین کو بھی اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔
15 मार्च 44 कबल मसीह में मजलिस कानून साज जूलियस सीजर को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक इजलास मुनक्कद किया गया। मजलिस के रूहां बॉन्ड्स ने जूलियस सीजर को शिरकत की दावत दी। सीजर मुकम्मल फौजी वर्दी में मलबूस होकर इजलास में शिरकत करने पहुंचा। अभी इसने सदारत संभाली ही थी कि इसका करीबी दोस्त और साथी ब्रोट्स तलवार सौंप कर इसकी तरफ बढ़ा। सीजर ने अपना दफा करने की कोशिश की, लेकिन ब्रोट्स के वफादारों ने इसे दबोच लिया। ब्रोट्स ने वक्त ज़ाया किए बगैर मजलिस कानून साज की तरफ से एक फरमान पढ़कर सुनाया, जिसमें जूलियस सीजर को रोम में मुतल्लक अनान हुक्मरानी कायम करने के जुर्म में फौरी तौर पर मौत की सज़ा सुनाई जाती है। जूलियस सीजर ने हैरत और सदमे की मिली जुली कैफियत में ब्रोट्स की तरफ देखा और बोला, ब्रोट्स, क्या तुम भी इनमें शामिल हो? फिर तो सीजर को ज़रूर मरना चाहिए। अभी सीजर के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि ब्रोट्स ने आगे बढ़कर इसका सर कलम कर दिया। जूलियस सीजर तरीक की नहायत सैर अंगेज़ शख्सियात में से एक था। वो हमागीर सलाहियत और जोहर का मालिक, एक कामयाब सियासतदान, ज़ेरेक सिपहसालार, फतह और मुसन्नफ़ था। इसने अपनी किताब डी ग्लिको में सल्तनत रोम के नस्बो नस्क में अपनी हुकूमत के किरदार को उजागर करने के साथ साथ मगरबी यूरोप में फतूहात से मुतल्लिक़ तफसीलात बयान की हैं। सीजर ने रोम पर इक़्तिदार के मुख्तसर दौर हुकूमत में इस्लाहात के एक भरपूर प्रोग्राम का आगाज़ किया। इसने अपनी सल्तनत के तवीलो अर्ज़ में हाना जंगियों के दौरान बेदखल किए गए उम्र रसीदा फौजियों और आम किसानों को इनकी ज़मीनों पर दोबारा आबाद करने की जामिया मनसूबाबंदी शुरू की। इसने रोम शहर के नस्बो नस्क को बेहतर करने के लिए मकामी म्यूनसिपल हुकूमतों के निज़ाम को राइज किया। इसने वसी तमीर प्रोग्राम के साथ साथ रोमन कानून की तरवीन शुरू कर दी। रोमन सल्तनत इस्तेहकाम के लिए जूलियस सीजर के कारनामों को नज़रअंदाज करना मुश्किल है, ताहम वो रोम के जमहूरी माशरे के लिए एक तसल्ली बख्श आइनी निज़ाम हुकूमत कायम ना कर सका, और शायद यही इसके सवाल का बुनियादी वजह थी। जो इलाके सीजर ने फतह किए वो करीब 5 सदियों तक रोमी सल्तनत का हिस्सा बने रहे। इस दौरान वो खुली तौर पर रोमी तहजीब में दाखिल हो गए। मुतफ़िक़ा अक़वाम ने रोमी क़वानीन, रस्म व रवाज, यहाँ तक के असायत को भी इख्तियार कर लिया। मौजूदा फ्रांसीसी ज़बान एक हद तक इस दौर की लतीनी ज़बान से माहिर थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। शुक्रिया।